जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल जौहर एग्जामपुर में। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं, आज जो है हम लोग आरआरबी जेई का जो टायर 1 यानी कि CBT 1 में जो पूछा गया है 2024 में जनरल साइंस एंड अवेयरनेस टॉपिक वाइज हार्ड टू इजी, यानी कि कहाँ से देख सकते हैं आप लोग किस किस जगह या किस टॉपिक से हार्ड क्वेश्चन आया है या इजी क्वेश्चन है। आज हम लोग उसको चर्चा करेंगे। साथियों, ये वीडियो लंबी हो सकती है, बट आप लोग पैसेंस बना करके रखिएगा। ये रेलवे का जितना भी एग्जाम है ये सबके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आप देखे जा रहे हैं। जैसे अभी आरआरबी जे का एग्जाम है, उसके बाद अभी देखिए टेक्नीशियन का हो रहा है। बस इसी क्वेश्चन को जस्ट रिपीट किया जा रहा है। अभी देखिए आपका एनटीपीसी होने वाला है, ग्रुप बी आने वाली है, तो वो सब के लिए ये रामबाण साबित होगा। इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए साथियों, आप लोगों को लेके चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, एक कांच बीकर में पानी में डूबी एक में सिल्फर विचार कीजिए, यदि पानी के स्थान पर केरोसिन या तारपीन डाल दिया जाए तो क्या पेंसिल उतनी ही विस्थापित दिखाई देगी? ये हो जाएगा नहीं, सीधी दिखाई देगी पानी वगैरह डाल देंगे तो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में ले सकें द्वारा और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध वर्ण करता है, तो द्वारा वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। देखिए साथियों, अभी हम लोग इसका ऑप्शन पर चर्चा नहीं करेंगे, ये रिवीजन पर्पज से, इसीलिए हम लोग इसको क्विक तरीके से करते जा रहे हैं। आगे आपका है तीसरा साथियों, पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रायः प्रकाशिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होते हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा सी, वे प्रकाशिक केंद्र से समदूरस्थ स्थित होते हैं। चौथा आपका आ गया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग डैश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देखिए धारावाही जो चालक में होता है, धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथे का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे है, एक तार वृत्ताकार लूप का एक अग्र फलक उत्तरी ध्रुव है, लूप के इस फलक में धारा की दिशा डैश होगी, तो ये हो जाएगा वार्मावर्त होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जिसको कहा जाता है। आगे आपका है, यदि तार की आकृति वाले प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगी? वही रहेगी, इसमें कोई डिफरेंट या चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है, प्रयोगात्मक रूप से अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे निर्धारित की जा सकती है? तो ये दर्पण के पीछे द्वारा बनाई गई वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी मापकर हम लोग जो है उसकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार का क्षेत्रफल बदले बिना उसे खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह समान बनी रहेगी, यानी कि उसकी प्रतिरोधक जो है किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। आगे आपका है, कागज के तल में एक ऐसे चालक पर विचार कीजिए जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, चालक के बाईं और चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो ये हो जाएगा कागज के तल पर अभिलंब वत बाहर की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी भी दिए गए प्रतिरोधक के लिए शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि होगी? तो ये हो जाएगा प्रतिरोधक में वोल्टता को दुगुना करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म में दो पार्श्व फलकों के बीच की बनने वाली कोण को क्या कहेंगे? तो प्रिज्म कोण कहा जाएगा। यदि कोई प्रतिबिंब प्लस व एक यानी कि ऋणात्मक ये धनात्मक आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब आभासित वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपका देखिए है कि परिनालिका जिसको सोलेनोइड में
चुंबक डैश होता है, तो ये हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में किसके पैटर्न के समान होता है? तो दंड चुंबक के पैटर्न के समान होता है। नेक्स्ट है साथियों, देखिए फ्लेमिंग के, देखिए वही क्वेश्चन फिर से देखिए रिपीट हो गया है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? तो गति की दिशा को निरूपित करता है। देखिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जो है क्वेश्चन को घुमा घुमा के किस टाइप से पूछ रहा है, तो इसके माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो साइंस का क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपका 10-15 सॉल्व हो जाएगा। आगे है, दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अब इसको भी कौन सा गलत है वो चुनना है। किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं डैश का उपयोग करके खींची जा सकती, तो लकड़ी के बुरादों के द्वारा हम लोग खींचे जा सकते हैं। आगे है, एक तो इंग्लिश में क्वेश्चन राइट किया हुआ है, द कम्यूलेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू, इसका होता है रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। नेक्स्ट है, किस स्थिति में लेंस ठीक एक का आवर्धन उत्पन्न करेगा? तो हो जाएगा इसका आंसर जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगना पर रखा जाता है तब। नेक्स्ट है, परिनालिका जिसको सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? सरल और क्या होती है? समांतर होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को डैश की आवश्यकता होती है? तो उच्च शक्ति, यानी कि इसको हाई जो पावर की शक्ति जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है, एक श्रेणी परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए तो या तोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगा, यानी कि करंट प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये वाला हो जाएगा साथियों। आगे है कि जब किसी वस्तु के अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन सा बनाता है? तो आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्ष तापमान, यानी कि रूम का जो किसी कमरा का टेम्परेचर जो होता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोधक होता है? तांबा का ये क्या होता है? सबसे कम प्रतिरोधक होता है। आगे है साथियों, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब डैश होगा, तो क्या होगा? वो वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। ये जो साथियों लेंस वाला जो चैप्टर है क्लास 10 का, उससे ये सारा क्वेश्चन एकदम हूबहू टच करा मिल रहा है। उस चैप्टर को आप लोग जरूर पूरा करके अच्छा तरीके से रीड कर लीजिए 9-10 वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 26, यदि जल का अपवर्तनांक देखिए 1.33 है तो जल में प्रकाश की चाल लगभग क्या होगी? तो 2.26 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। आगे है, जब किसी छड़ चुंबक के पास कंपास की सुई लाची जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है? कंपास की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है, इसलिए वो विक्षेपित करने लगती है, यानी कि कंपन करने लगती है। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? ये आपका हो जाएगा फोकस दूरी किसी भी माध्यम में अपरिवर्तित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को डैश रखा जाता है। कब रखा जाता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब रखा जाता है तो उस समय एक अवतल दर्पण क्या होता है? वास्तविक छवि बनाता है। उसके साथ उल्टा होता है और वो आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, तो ये हो जाएगा एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार
बंटित होती है। तो किस प्रकार बंटित होती है? तो ये होता है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती रूप से। एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा साथियों 1/v माइनस 1/u। इसी फॉर्मूला का यहाँ उपयोग करके प्रतिबिंब की दूरी की गणना करना है कि वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर यदि आप बनाना चाहेंगे तो भी आप बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है और आपको इस आंसर जवाब देना है। तो देखिए यहाँ फोकस दूरी दिया हुआ है 15 और 30 दिया हुआ है। नेक्स्ट है साथियों, एक तार का प्रतिरोध देखिए R है, यदि इसकी लंबाई 8 गुनी कर दी जाए, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 1/4 कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ इसका है 8 गुनी कर रहा है और उसका 1/4 कर रहा था, 8 चौक 32 यहाँ जो है ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या होता है? बढ़ता जाता है। आगे है, विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? देखिए विद्युत मोटर यानी कि जो बिजली वाला मोटर होता है उसमें धारावाही चालक पर बल की दिशा में निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए उसमें 3 क्वेश्चन अभी जो है हम लोग 1 से 35 क्वेश्चन आते होते आप आरआरबी जेई में देख सकते हैं 3 क्वेश्चन पूछ चुका है 35 के भीतर में। एक लेंस में डैश मुख्य फोकस होते हैं तो वो 2 मुख्य फोकस होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। आपका ये वन लाइनर बेस में हम करा रहे हैं ताकि आप जो भी एग्जाम दें, रेलवे का, साइंस में टॉपिक रहेगा, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम रहे, तो उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ से आप लोग लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। और नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अभी कल सपोर्ट के चलते ही हम लोग कुछ कर सकते हैं या आपके लिए तरह तरह के नया नया टॉपिक ला सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, कॉपर के एक तार पर प्रतिरोध देखिए दिया हुआ 10 ओम, यदि इसे उसी पदार्थ और लंबाई लेकिन दोगुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तार से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा ओम हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया साइंस में। तो साइंस वाला चैप्टर हम कराएंगे फार्मूला बेस वाला। एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया था। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि देखिए भी निकालना, भी आपका क्या हो जाएगा? तो आपका 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए एक और न्यूमेरिकल है, 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोधक की संख्या कितनी होगी? तो ये 4 हो जाएगी। देखिए फिर से पूछ दिया है फ्लेमिंग का। कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं कि आपको किसी भी हाल में इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, आपको किसी ना किसी तरीके से इसको पढ़ करके रट करके जाना है। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश मामले में लागू होता है? तो विद्युत जनरेटर में, वही मोटर में होता है, जनरेटर जिसको हम लोग कहते हैं। आगे आपका है, समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टता की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता के किस प्रकार की जाती है? तो आपका जो प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, समान पदार्थ से बने L/2 लंबाई वाले दूसरे तार का प्रतिरोधक कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस डैश स्थित होता है। क्या होता है? दर्पण के पीछे जो है उसका छवि बनता है, फोटो बनता है। देखिए साथियों अभी हम यहाँ ज़्यादा इस पे नहीं लंबा कर रहे हैं, फार्मूला वगैरह से आप लोगों को सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसको केवल रिवीजन के पर्पज से बना रहे हैं, इसलिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर करते हुए जा रहे हैं। आपको किसी प्रकार की डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको जरूर सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। आदि दिया हुआ है, 15 ओम का एक प्रतिरोधक 12 सेकंड के लिए 2.5 एम्पियर की धारा वहन करते हैं तो
उसमें डैश जूल होगी तो क्या हो जाएगा 1125, यानी कि 1125 जूल हो जाएगी। आगे हुआ है प्रायोगिक परिणामों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का परिमाण कब सर्वाधिक हो जाता है? कब होता है? जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो उस समय ज्यादा प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एक चालक में 0.8 ओम के प्रतिरोध के साथ 140 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? विभवांतर आपका जो वोल्ट जो हो जाएगा 0.12 हो जाएगा। आगे साथियों, एक चालक तार के विभवांतर बनाम धारा का एक आरेख सीधी रेखा है। इस रेखा का ढाल डैश को दर्शाता है। किसको दिखाता है? तार के प्रतिरोध को दर्शाता है। आगे है अवतल दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दर्पण के सामने होता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है? दर्पण के पीछे होता है। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं करना है। किसी चालक के लिए कारकों के किस समायोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होगा सबसे कम होगा। आगे है जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो सामान्य संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध डैश होता है। तो क्या होता है? व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आगे है साथियों, समय अंतराल टी के दौरान वोल्टता भी और धारा आई वाले परिपथ में शक्ति डैश होगी। तो क्या हो जाएगा? आई गुना भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध को अनुक्रमानुपाती रूप से प्रभावित करता है? तो चालक की लंबाई जो होता है उसको अनुक्रमानुपाती रूप से प्रभावित करती है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर बनता है। आगे दिया हुआ है देखिए 400 वाट अनुमतांक यानी कि रेटेड वाला एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन संचालित होता है, यानी कि एक दिन में वो 8 घंटा चलता है। आगे दिया हुआ 3 रुपया प्रति किलो वाट घंटा की दर से इसे 30 दिनों तक संचालित करने के लिए ऊर्जा की लागत होगी, यानी कि 30 दिन चलाएगा तो उसको कितना ऊर्जा चाहिए? इलेक्ट्रिक चाहिए, तो वो हो जाएगा 288 रुपया का उसको चाहिए। रुपया में पूछा है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए जबकि धारा को समान रखा जाए तो प्रति इकाई समय में उत्पादित ऊष्मा क्या परिवर्तन होगी? या क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। कब होगा? जब इसको प्रतिरोध को दोगुना कर देने के बाद ये दोगुनी हो जाएगी। आगे दिया हुआ है विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल किस दिशा में कार्य करता है? तो देखिए धारा और चुंबकीय दोनों ये लंबवत दिशा में बल काम करता है। आगे दिया हुआ जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठ के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है? ये क्या होता है? प्रकाश अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाते हैं? क्योंकि क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं। आगे दिया हुआ है आवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का यहाँ दिया हुआ है बैंड्स कहाँ होता है? तो ये आपका हो जाएगा इसलिए स्नेल का नियम के आधार पर। नेक्स्ट है साथियों चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा? चुंबक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाला एक भी ध्रुव है, यानी कि हम लोग चुंबक की सहायता से उत्तर और दक्षिण दिशा को डिनोट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया हो निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा के प्रवाह के रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज का, यानी कि जब अत्यधिक वोल्टेज ना आ जाए, करंट ना आ जाए, उसको रोकने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग डैश को निर्धारित करने किया जाता है, तो धारावाही चालक पर बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। देख सकते हैं साथियों 1 से 62 नंबर क्वेश्चन आते आते
5 तो साथियों फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से पूछ दिया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, खास करके आने वाले एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इस क्वेश्चन को रट लीजिए। जैसे आप लोग किसी चीज को रट लेते हैं, वर्ड को रटते हैं, बस उसी तरह इस सारा क्वेश्चन को रट लीजिए। आपका 5 से 7 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से फट से बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धारा यानी कि आई, शक्ति पी यानी कि पावर और वोल्टता भी के बीच क्या संबंध होगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पी भगा भी हो जाएगा, यानी कि पावर बटा यानी कि शक्ति बटा आपका वोल्टता हो जाएगा, पावर बटे वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का शक्ति अनुमानतांक यानी कि पावर रेटिंग क्या होगा जो 180 वोल्ट स्रोत से संयोजित होने पर 1.75 एम्पियर की विद्युत धारा खींचता है। तो इसका आपका हो जाएगा 315 वाट। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो यह माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना दृढ़ता से विरोध करता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य को दर्शाती है। एक इलेक्ट्रिक पंखा 220 वोल्ट जनित यानी कि जनरेटर से समायोजित है। धारा 0.50 एम्पियर है। पंखे द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति कितनी होगी। तो 110 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए, देखिए जो हम लोग घर में मीटर लगाते हैं उसको मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की कौन सी इकाई उपयोग किया। तो किलोवाट घंटा में हम लोग साथियों उसको मापते हैं कि घर में कितनी यूनिट बिजली खपत हुई या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है। तो ये उपकरण की आवृत्ति हो जाएगा। नहीं, विद्युत पर जो होता है उपकरण वो किसी भी प्रकार को उसको हानि नहीं पहुंचाएगी। यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का ग्राफ एक डैश होगा, क्या हो जाएगा, सरल रेखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा डैश होती है तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। आगे आपका एक क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रकाश का जो परिक्षेपण होता है, डिस्पेरस जो होता है, उसमें जो रंग उत्पन्न होता है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो माइकल फैराडे को दिया जाता है। विद्युत जो चुम्बकीय जो है प्रेरण का खोज जो किया हो माइकल फैराडे को दिया जाता है। नेक्स्ट है, यदि वोल्टता स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि किया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्युत धारा क्या हो जाएगा, घटेगा। नेक्स्ट आपका है, एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके नहीं खींची जा सकती है। तो लकड़ी का बुरादा करके हम लोग नहीं खींच सकते हैं। किसी, देखिए दिया हुआ श्रेणी पथ में प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हो जाएगा कुल प्रतिरोध सभी व्यस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट फिर देखिए आपका न्यूमेरिकल आ गया, यदि 6 ओम 3 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रवाह के आधार पर परिचालित होती है। तो विद्युत आयरन हो जाएगा। विद्युत परिपथ में दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते उसका तापमान समान रहे। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम का नियम कहा जाता है। आगे है साथियों, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधक समान हो, मान लीजिए प्रत्येक का मान R हो, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2R हो जाएगा। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के चारों ओर एक पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण। नेक्स्ट है, जब भी
विद्युत परिपथ से संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई है? तो फैराडे का जो नियम है इसी के आधार पर ईएमएफ को प्रेरित किया गया है व्याख्या। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है? धारा के प्रवाह का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है अतिभारण और लघु परिपथ को रोकना, यानी कि जब उसका हाइट जब उसको पड़ जाता है, प्रिवेंट ओवरलोड जो इसको हम लोग कहते हैं साथियों, तो उसको रोकने का काम ये करता है घर में फ्यूज जो हम लोग लगाते हैं। तो साथियों अभी तक हमने 84 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी तक जितने भी साथी देखे हैं, किसी ने लाइक नहीं है किया है इस वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। आपके जितने भी ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं या साथी लोग हैं, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से जोड़िए और उसको बोलिए कि इस वीडियो को देखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो एग्ज़ाम में स्कोर करके आए। आगे साथियों, इलेक्ट्रिक पंखा लगातार लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर गर्म हो जाता है। ऐसा डैश के कारण होता है। क्यों गर्म होता है? तो पंखे से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के उसमें प्रवाह के कारण वो गर्म हो जाती है। तो खतरे के संकेत प्राय लाल रंग के क्यों होता है? देखो जितना भी सारा डेंजर का संकेत होता है, खतरा का संकेत होता है, वो लाल रंग का क्यों होता है? देखिए आपको दिया हुआ लाल की तरंग दैर्घ्य लंबी होती है और यह सबसे कम प्रकीर्ण होता है जिससे यह दूर से दिखाई पड़ता है, कि वो उसका विक्षेपण कम होता है, इसलिए लाल रंग क्या होता है? दूर से ही दिख जाता है, इसलिए खतरे की जो कलर होता है, सिग्नल होता है, उसको लाल रखा जाता है। नेक्स्ट है देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करती है तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए साथियों, अब केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है कि पीएच पैमाने, उनकी फिजिक्स से कुल मिलाकर के 87 क्वेश्चन था साथियों। अब जो केमिस्ट्री से हम लोग देखेंगे, देखो पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? ये दुर्बल क्षारीय विलयन को दर्शाती है, जो पीला रंग का नीला रंग होता है वो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम होगा। परिणाम क्या हो जाएगा? अघुलनशील लवण का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी विलयन का पीएच मान 8 है। यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, समजात श्रेणी के यौगिक के भौतिक गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, उनके गलनांक और क्वथनांक में नियमित परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लवणीय विलयन यानी कि ब्राइम सॉल्यूशन जो होता है ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयरन अपचयित होता है? तो ये हो जाएगा H+ जो आयन होता है वो अपचयित होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट पैसेंस रखना है आप लोगों को ताकि हम पूरा क्वेश्चन करा सके कि आरआरबी जेईई में टोटल जितने शिफ्ट में साइंस का जितना भी क्वेश्चन पूछा है सब इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक अवक्षेप उत्पन्न करेगा? तो कौन करेगा? NaOH प्लस FeCl3। निम्नलिखित में कौन सा कथन इसका सबसे अच्छा तरह से वर्णन करता है कि क्यों पोटेशियम ब्रोमाइड जैसे आयनिक यौगिक ठोस रूप में विद्युत चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप में करते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? आयनिक संबंध को ठोस में आयन आबंध संचालन को रोकता है, इसके कारण से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब हाइड्रोजन गैस को गर्म करके कॉपर ऑक्साइड के माध्यम से गुजारा जाता है तो यह डैश होता है, क्या होता है, भूरे रंग की कॉपर धातु में अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वॉशिंग सोडा लंबे समय तक गर्म वातावरण के संपर्क में रहता है तो डैश होता है, क्या होता है, जल के अणुओं को खो देता है और पाउडर बन जाता है, यानी कि वो भुरभुरा टाइप का बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय यानी कि रिंग बनाने की सुविधा देता है, तो ये हो जाएगा बहुआबंध बनाने वाली क्षमता, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टी बॉन्ड्स। किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी, तो 1980 ईस्वी में देखिए साथियों, जो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा पाया जाता है ये बहुत तेजी से कम हो रहा था, घट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक समजातीय श्रेणी है, तो क्या हो जाएगा, C2H4, C2H6 और C3H6 और C4H8, ये क्या हो जाएगा, समजातीय श्रेणी है। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है, तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, द्विस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया प्राय में होती है, किसमें होती है, तो जलीय विलयन जो होता है उसमें द्विस्थापन अभिक्रियाएं प्राय होती है। नेक्स्ट है साथियों आपका, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो जिंक ऑक्सीकृत होता है। नेक्स्ट है, जिंक के एक टुकड़े को 3 अलग अलग विलयनों में रखा गया है, लेड नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक की निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में धातु को उसके विलयन के से विस्थापित करने में सक्षम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्या करेगा, धातु को विलयन में स्थापित करने के लिए वो सक्षम हो जाएगा, एबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो क्लोर अल्किली प्रक्रिया के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु के नम वायु में संचारित होने की संभावना सबसे कम है, तो कॉपर है, इसमें वायु में संचारित होने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अमोनियम डाइक्रोमेट अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड ये बनता है। देखिए अभी हम लोग फिजिक्स ये केमिस्ट्री में 20वां क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 21 नंबर क्वेश्चन पर जा रहे हैं। ये वीडियो भले ही लंबा हो जाएगा, 1 घंटा का हो जाए, 1.5 घंटा का हो जाए, बस आप लोगों को पैसेंस बना करके रखना और पूरा क्वेश्चन देख करके जाना है, ताकि आने वाले एग्जाम में आप जो भी एग्जाम में बैठे जिसमें साइंस का पोर्शन है वो आप लोगों को एक फायदेमंद, एक बेहतर तरीके से हो। और यहाँ से देख पा रहे हैं डिट्टो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की डैश है, क्या है, द्विस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया को निरूपित नहीं करता, तो कौन हो जाएगा, Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस C2 प्लस H2 की हाइड्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, जब लेड नाइट्रोजन को गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रोजन को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड यानी कि PbO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अभिक्रिया के दौरान दिखाई देने वाली भूरी गैस डैश होती है, तो वो क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, NO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में किसका अपचयन हो रहा है, ये मैग्नीज हो जाएगा, Mn का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO प्लस H2
Cu+H2O अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ डैश है, कौन सा है? Cu कॉपर ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धवन सोडा के समान औद्योगिक उपयोग के सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या हो जाएगा? कांच का निर्माण, ये सबसे अच्छा उसका वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा? NaCl प्लस AgNO3 NaNO3 प्लस AgCl हो जाएगा। जब बेरियम क्लोराइड विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन को मिलाया जाता है तो डैश का अवक्षेप बनता है, किसका बनता है? बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच मान क्या होता है? घटता है। आगे क्वेश्चन है, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? तो एस्टर का निर्माण होता है। एथेनॉल और आपका एसिटिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे एस्टर धातु का प्राप्त होता है, पदार्थ मिलता है। नेक्स्ट है, जब कोई धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है या देती है जो किसी सक्रियता में उच्चतर होती है। उस धातु की पहचान कीजिए जिसके लिए हाइड्रोजन गैस का बुदबुदन यानी कि बबलिंग सबसे तीव्र होगा। तो किसका होगा? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको उपचयन या अपचयन अभिक्रिया में अपचयन को डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि के रूप में इसको वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मेथेन के दहन की निरूपित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए CH4 प्लस H2O प्लस 2H2O, ये क्या करेगा? मेथेन जो अभिक्रिया इसको दहन करने में सहायक करता है। देखिए अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है, यही कथन सत्य है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो लवण जल का विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर डैश हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर डैश हो जाता है। देखिए सिल्वर का ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर हरा हो जाता है जब ऑक्सीकरण होता है। यानी कि ऐसे भी देखिए, अब तांबा का कोई पैसा वगैरह जो पूरा खुदाई करके जब मिलता है तो वो ऑक्सीकृत हुआ रहता है और वो देखिएगा तो क्या हरा रंग का दिखता है साथियों। व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह है डैश है, तो जिनके प्रक्रियात्मक समूह समान होते हैं लेकिन उनमें CH2 समूह का अंतर होता है। आगे है, अम्ल तथा नमी की उपस्थिति में धातुओं के अपचयन को क्या कहते हैं? तो संचरण कहते हैं, कोरोजन कहा जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहला चरण है? तो स्केलेटन समीकरण लिखना ये पहला चरण होता है रासायनिक समीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलवे प्रक्रिया में धावन सोडा किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट से प्राप्त किया जाता है। द्विस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या परिणाम होता है? क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड वाला एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या हो जाएगा? C3H6 जो है ये
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये देखिए साथी, ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये पूछता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जो है रासायनिक जो सूत्र होता है, फार्मूला जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को बताना है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 7.6 से क्या होता है? कम होता है, तब ये अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो क्या है? जल में विलीन चुनना। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सर्वोत्मुख प्रकृति का कारण नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका कार्बन स्वयं के साथ आयनिक आबंध का बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संयोजन अभिक्रिया को डैश के रूप में दर्शाया जा सकता है? क्या हो जाएगा? AB+C एरो ABC, इसके माध्यम से हम लोग संयोजन अभिक्रिया को दर्शाया जा सकता है। आगे है, ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले विकारक कौन सा है? तो CaOS2+Cl2 हो जाए, ये ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करने वाला कारक है। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों पक्षों पर समान होता है। आगे है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को जल में घोलने पर परिणामी विलयन होता है। क्या होता है? परिणामी विलयन क्षारीय हो जाता है। विरंजक चूर्ण के विचरण में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? यह शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो साथियों 2 से 3 बार पूछ चुका है। तो ये सब आपको ये वीडियो को देखने से यही फायदा होगा कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको तुरंत ही उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, अभिक्रिया देखिए Zn+CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu में जिंक क्या होता है? जिंक क्या होता है? जिंक का ऑक्सीकरण होता है। सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। क्या होता है? तो उनमें दुर्बल अंतर अणु बल होते हैं। नेक्स्ट है, जब सोडियम जब सोडियम एक परमाणु क्लोरीन एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु डैश होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? खो देता है, कम कर देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? तो लोहा करेगी। डैश हाइड्रोजन peroxide के अपघटन को दर्शाने वाला संतुष्ट समीकरण है? तो 2H2O2 और 2H2O प्लस O2। नेक्स्ट है, धौवन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। Na2CO3 इंटू 10H2, ये धौवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। आगे क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी की सही परिभाषा है? ये समान प्रक्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी। नेक्स्ट है, एसिडिटी की समस्या वाले लोगों का इलाज एंटासिड से किया जाता है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? कौन सा होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसके कारण से जिसको एसिडिटी होता है उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि NaOH के 20 ml को HNO3 के 10 ml द्वारा उदासीन किया जाता है तो HNO3 के 15 ml को उदासीन करने के लिए कितने NOH की आवश्यकता होगी? कितना होगा? तो 30 ml की होगी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के अनुप्रयोग के कारण होने वाली अपघटन अभिक्रिया उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो जल का विद्युत अपघटन का ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
4 धातुओं, देखिए ए बी सी डी के नमूने लिए गए और उन्हें अलग अलग विलयन में मिलाया गया ताकि परिणामों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जाए। ये आपका देखिए सी हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होती है। नेक्स्ट है, H+ आयनों की सार्थक सांद्रता वाले एक विलयन का पीएच मान कितना होगा? कितना होगा? 7 से कम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेता है? तो चमड़ा, यानी कि इसको सड़ने गलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। द्विविस्थापन, द्विस्थापन अभिक्रिया में विशिष्ट रूप से डैश का विनिमय होता है। किसका होता है? आयनों का विनिमय होता है। वॉशिंग सोडा को Na2CO3 इंटू H2O द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें x का मान डैश होगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 10H2O हो जाएगा वॉशिंग सोडा, धवन सोडा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जब पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पाद बनाता है? तो लेड आयोडाइड यानी कि अवक्षेपण पदार्थ निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है? किसके द्वारा होता है? CaOH2 + Cl2 और CaOCl2 + H2O के द्वारा जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब सोडियम सल्फेट दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है? तो ये आपका पोटेशियम जो धातु है प्रतिक्रियाशीलता में सबसे आगे है या ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिश्रित किया जाता तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो कौन सा नहीं? तो यह जिप्सम में परिवर्तित नहीं होता, यानी कि जिस प्रकार से सीमेंट जम जाता है वो उस प्रकार से ये परिवर्तित नहीं होता है। मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्यों होता है? अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विलयन का पीएच मान 12, इसका विलयन में से किस आयन की सांद्रता उच्चतर है? इसका है तो केवल OH की जो आयनता है ये उच्चतर है, ज्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, 76, कोई पदार्थ आवेशों के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है, इसकी माप क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है, रेसिस्टिविटी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम से वर्णन करता है? तो दो तत्व मिलाकर एक यौगिक बनाते हैं, ये इसका जो है सरल तरीके से वर्णन करता है। उचित उचित वहित मल उपचार के कार्य कन्यन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम किया जा सकता है? तो जल प्रदूषण के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी आपका, निम्नलिखित में से कौन से एल्किन श्रृंखला के प्रथम सदस्य का सही सूत्र है? तो एल्किन का हो जाएगा C2H4, ये एल्किन का सही सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका सर्वोत्तम ढंग से वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? ये कौन करता है? दो यौगिकों के आयन स्थान बदलकर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, वह इसका अच्छा तरीके से वर्णन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है? कौन सा संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है? तो CaO
प्लस H2O CaOH2, ये जो है आपका संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। अम्लों के अम्लीय गुणधर्म के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? तो H+ आयन जो है वो अम्लों के लिए अम्लीय गुणधर्म का उत्तरदायी होता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में उपयोग के लिए CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का क्या कारण है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक सिंथेटिक सा रसायन है जो ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट है, A+B हो जाएगा AB। नेक्स्ट है, प्रायः घरों में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखो घर में जो हम लोग बेकिंग सोडा प्रयोग करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के उदासीनीकरण का उत्पाद है? तो कौन है? सोडियम क्लोराइड और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेथेन यानी कि CH4 के सही लुईस संरचना दर्शाता है? क्या हो जाएगा? एकल आबंध के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से आबंधित कार्य परमाणु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन को pH के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है? तो pH 7 के बराबर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल को रोगाणुनाशित यानी कि डिसइंफेक्टिंग करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। देखिए यह क्लोरीन का विमोचन करता है जो कीटाणु को नष्ट करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण निम्न तापमान बनाए रखते हुए भोजन को परिशिक्षित करने में मदद करता है? यह रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? किसमें है? तो 2H2 + O2 और 2H2O में जो है ये सुरक्षित है, संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया हुआ है साथियों, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH मान कितना होगा? शुद्ध जल का pH मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो संयोजन के रूप में। प्रबल अम्लीय विलयन, देखिए प्रबल अम्लीय विलयन का pH में रेंज क्या होता है? 0 से 3 के बीच में होता है प्रबल अम्लीय विलयन का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका 95। जब किसी विलयन में H+ और OH- आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन का pH मान क्या हो जाएगा? pH मकानो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में ओजोन परत की क्षीणता का कारण है? कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है साथियों वायुमंडल में ओजोन परत की क्षीणता का कारण है। इसलिए जो है जितना हो सके उतना कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करना चाहिए उपकरण का। यदि किसी पदार्थ का pH मान 11 तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखो 11 है तो क्या हो जाएगा? यह क्षारीय है और लाल लिटमस पेपर को ये क्या कर देगा? नीला कर देगा जब इसका 11 रहेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में साथियों वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए कौन सी सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फिर से ये क्वेश्चन देखिए दोबारा पूछा गया है। जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से नीचे चला जाता है तो इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यानी कि आप देखिए 7 से कम रहेगा अम्लीय और 7 से ज्यादा रहेगा तो वो क्षारीय, लेकिन 0 से 3 के बीच में रहेगा उसको प्रबल अम्लीय कहा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों बायोलॉजी। चलिए बायोलॉजी को करते हैं। हम लोग फिजिक्स कर लिए, केमिस्ट्री कर लिया, बायोलॉजी में देखते हैं कि RRB JEE में बायोलॉजी में कौन कौन सा क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे। बस आप लोगों को पैसेंस बना करके रखना है।
ताकि हम जितना जल्दी हो सके वन लाइनर बेस के रूप में इसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसलिए ऑप्शन को हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, जहाँ जरूरत है उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर दे रहे हैं। चलिए बायोलॉजी का टॉपिक शुरू करते हैं, आप लोग थोड़ा पैसेंस बना कर रखना है। जैसे बायोलॉजी का है पहला क्वेश्चन, रवि ने एक एक्वेरियम खरीदा है और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक्वेरियम की नियमित सफाई आवश्यक है। इसे नियमित रूप से साफ करना क्यों आवश्यक है? इसका देखिए, मृत मछलियों और पौधों को जल में वय वयनित यानी कि डिस्पोज न करके उन्हें मृदा में ही व्यवस्थित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपको, लिस्मेनिया लिस्मेनिया या लेसमेनिया डैश द्वारा प्रजनन करता है कि एक निश्चित तल में द्विविभाजन द्वारा वो प्रजनन करता है। तीसरा है, देखिए मैकाले मटर के पौधे में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषकों का अध्ययन किया। इन विशेषकों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दृश्यमान लक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर डैश होता है, क्या होता है? हुक या खाने योग्य मांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊपरी भूस्तारी के माध्यम से फैलता है? तो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। उद्यान एक पारिस्थितिकी तंत्र है, किसका पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ देखो साफ साफ दिया गया है कि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों को प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? तो ये कवक तंतु होता है। मानव नर मानव नर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 23 गुणसूत्र होती है, 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 हो जाएगा। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? तो कौन सी? वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। जैसे महिला में होता है एक्स एक्स, उस तरह पुरुषों में नहीं होता, पुरुषों में एक्स वाई होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में मादा जनन कोशिकांग है? तो कौन सा अंड कोशिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो विभिन्नता हो जाएगा। ब्रायोफिलियम पादप का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप विकसित करते हैं? पत्तियों के द्वारा। बायोफिलियम का जो पौधा होता है पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आपका है, पौधों में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणु का उत्पादन होता है। बीजाणु बनने के बारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? बीजाणु फर्न और मॉस जैसे गुड़ फूल वाले पौधों द्वारा निर्मित होते हैं और वे नए पौधों में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है, बन जाता है। बहुकोश के परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित होते हैं? तो क्या हो जाएगा? ये खंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्या हो जाएगा? एक स्थल पर कोशिका विभाजन। विकास के लिए पहला मूलभूत कारक डैश है, क्या है? अनुवांशिक विभिन्नता। नेक्स्ट है, पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो बीज होता है। पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के नियम को बनाने में किन दो विषय के ज्ञान से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन है? गणित और विज्ञान। पौधों में नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती है डैश क्या कहलाती है? वो बीजाणु कहलाती है, स्पोरस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? प्लेनेरिया।
नेक्स्ट है, मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संस्करण कराने पर F1 संस्कृति में कौन सा विशेषक प्रकट होता है? तो ये लंबा होता है। गुलाब के फूल का पराग यानी कि पोलन परागण के माध्यम से सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पराग वर्तिकाग्र द्वारा अस्वीकृत हो जाए क्योंकि डैश क्या हो जाएगा, पराग सूर्यमुखी का नहीं था, इसलिए वो अवशोषित नहीं होगा, अस्वीकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर साथियों 25। इसमें आपका है परिवार नियोजन में कॉपर परिवार नियोजन में कॉपर्टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? देखो, जो परिवार नियोजन जो एक हम लोगों का मुहिम चला हुआ है भारत सरकार के द्वारा, तो कॉपर्टी का जो है इसमें उपकरण जो है क्या है, इसमें वो बताना है। तो देखिए, निषेचन अंडे को गर्भाशय में प्रत्यापित होने से रोकना, इसलिए ग्रीन टी का भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करने में मदद करता है? तो क्या हो जाएगा, अपरा हो जाएगा, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में विखंडन के दौरान डैश विभाजन हो सकता है? क्या हो सकता है, किसी भी तल में विभाजन हो सकता है अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? तो परागकणों का अवतरण स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? क्या हो जाएगा, उनमें दीर्घ जनन काल होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? कि नर युग्मक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पराग कण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किया जाता है? तो वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टियों और रेस्तरां में थर्मोकोल डिस्पोजेबल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, इस अभ्यास का बढ़ावा देकर डैश क्या हो जाएगा, हम गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट में वृद्धि कर रहे हैं, जो थर्मोकोल का उपयोग कर रहे हैं इसके कारण से। नेक्स्ट देखिए, पूरा 10 का साइंस का किताब का क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी में एकदम सारा डेटो छपा हुआ है कि पिता से एक्स युग शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की अनुवांशिक संरचना में निम्न से क्या होगी? तो देखो, यदि पिता से एक्स प्राप्त हो गया तो 44 और 2 46, माता से एक्स करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बेटा जन्म लेगा, पुत्र जन्म होगा। नेक्स्ट है, खंडी भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा यह लैंगिक जनन का रूप है? नेक्स्ट देखिए, खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है? किसका मुकुलन द्वारा होता है। बीजों के प्रकीर्णन का कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया में गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? ये अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। अभी हम लोग केवल ऑल वन लाइनर बेस को रूप में हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा पैसेंस बना करके रखना है कि हम किसी भी ऑप्शन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल इसको वन लाइनर के रूप में आपको जो है क्विक रिवीजन के लिए हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं इस वीडियो को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर करके चलते आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से एक कोश के जीवों द्वारा किया जाता है? तो द्विखंडन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोश के जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? तो इसका हो जाएगा, उनमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण जिसको सेल्फ पॉलिनेशन निम्नलिखित में से किसमें संभव होता है? कि उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, उसी में क्या होता है, स्वपरागण
परागण होना संभव है, सेल्फ पोलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41। वंशागति का नियम किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है? तो ये ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की शल्य यानी कि सर्जिकल विधियां जोखिम भरी क्यों हो जाती है? वे संक्रमण या जटिलताओं के कारण बन जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है? ये अंडाणु कोशिका का उत्पादन करता है। वंशागति की इकाइयों जिन्हें मैं मेंडल कारक कहा था, यह अब क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पुनर्जनन का उदाहरण है? कौन सा है? तो कटिंग से नए पादप का विकास होना, ये आपका जो है पुनर्जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जाता है? किसको? शुक्र वाहक को रोक देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? अंडाशय विकसित होता है। और लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि इसके परिणाम स्वरूप संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है अलैंगिक जनन में? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? इसके अनुकूल परिस्थिति में तीव्र जनन संभव होता है। हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हो जाएगा हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 निषेचन के बाद युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? तो भ्रूण बनाता है। हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकता है? देखिए अंडे का मोचन करने के लिए हार्मोन संतुलन को बदल देता है या बदल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी परागण विधि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? तो नर युग्मक को गतिशील कोशिका कहा जाता है। परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? तो वर्तिकाग्र में। पार्टियों और रेस्तरां में थर्मोकोल डिस्पोजेबल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास को बढ़ावा देकर क्या कर रहे हैं हम लोग? गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ में वृद्धि कर रहे हैं, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उसका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों पिता से एक्स युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की अनुवांशिक रचना निम्नलिखित किस प्रकार होगी? तो 44 + x यानी कि 46 हो जाएगा, पुत्र का जन्म होगा। खंडी भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह लैंगिक जनन का एक रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमीर जिसको ईस्ट भी कहते हैं में जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा ये जनन होता है। आगे क्वेश्चन है साथियों बीजों के प्रकीर्णन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। निम्न में कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिका में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? तो यह अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से एक कोश के जीवन द्वारा किया जाता है? तो द्विखंडन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोश के जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? तो ये क्या हो जाए उनमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाओं की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए स्वपरागन जिसको सेल्फ पोलिनेशन निम्नलिखित में से किसमें होना संभव है? तो उभयलिंगी पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, कि एक ही समय वो तैयार हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये होना संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति का नियम किस किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया? तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने जो है वंशानुगति का प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 42, सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की शल्य यानी कि सर्जिकल विधियां जोखिम भरी क्यों हो सकती है? इसमें ये संक्रमण या फिर जटिलताओं का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है? तो अंडाणु कोशिका का उत्पादन करता है। जो अंडाणु होता है वही कोशिका का क्या करता है, उत्पादन करता है, और जिससे जीव का निर्माण होता है या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई जिन्हें मेंडल कारक कहा जाता था अब क्या कहलाता है? इनकी फैक्टर, ये जीन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ में पुनर्जनन का उदाहरण? ये क्या हो जाएगा? कटिंग से नए पादप का विकास। पुरुषों में गर्भ निरोधक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस से अवरोध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है? तो शुक्र वाहिका को क्या करता है, अवरोध कर देता है पुरुषों में, जिसके कारण से वो स्पर्म उसका यानी कि शुक्राणु नहीं निकलता है या बनता है। नेक्स्ट है, निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? तो अंडाशय विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके परिणाम स्वरूप संतति अनुवांशिक रूप से जनन के समान होगा। जैसे गाय का बच्चा गाय के जैसा होता है, बकरी का बकरा जैसा होता है, इसका क्या कारण है? तो उसमें अलैंगिक जनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? क्यों होता है? कि इसके अनुकूल परिस्थिति में तीव्र प्रजनन होना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 50, हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निषेचन के बाद युग्मनज जिसको जायगोट अनेक बार विभाजित होकर बीजांड यानी कि ओव्यूल के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? तो भ्रूण की संरचना बनाता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 52, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकता है? तो देखिए अंडे का मोचन करने के लिए हार्मोन संतुलन को क्या करता है? बदल देता है, चेंज कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा परागण यानी कि पोलिनेशन की विधि नहीं? अलैंगिक परागण जो है ये यानी कि सेक्सुअल पोलिनेशन, ये जो है परागण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल है? वो कौन सी है? तो अलैंगिक जनन है। हरे पौधों और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, प्रोड्यूसर की। कायिक प्रवर्धन जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रक्रिया में रोपण यानी कि ग्रेफ्टिंग के पौधे किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो तना के जो भाग होता है उसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में राशि अपने किचन गार्डन के ये खाद बनाना चाहती है, वह रसोई के कचरे का उपयोग करके किस योजना बना रही है? उनके काम के लिए कौन कौन से सामान सबसे उपयुक्त है? देखिए फलों के छिलके हो जाएगा, बची हुई सब्जियां, कागज, फटे सूती के कपड़े, ये उपयुक्त हो जाएगा खाद बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण नीचे की ओर एक नली जैसी संरचना वर्तिका तक जाती है और फिर बीजांड तक पहुंच जाती है। यह पराग नली क्या कार्य करती है? नर जनन कोशिका को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, देखिए कॉन्डम गर्भ निरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? ये गोनेरिया जैसे एसटीडीएस के संचारण को रोकता है। मान लीजिए कि एक माली मटर लगाना चाहता है जो बोने किस्म का होना चाहिए,
माली द्वारा जनक पौधे के बीज के चयन के लिए उसमें क्या सुझाव दिया जाना चाहिए? सभी बीज के बोने पौध किस्म के होने चाहिए, तभी वो बोना पौधा उससे तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? कौन है? तो उत्पादक है। हमारे पर्यावरण के लिए कागज के कप की कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के रूप में बेहतर बनाती है? तो जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। आगे है, सफेद फूलों वाले गुलाब के पौधे को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया गया है, नए पौधे से भी समरूप सफेद फूल निकलते हैं, यह क्या दर्शाता है? ये देखो स्टेम कटिंग, ये क्या है? अलैंगिक जनन का एक प्रकार इसमें है, इसलिए इसमें कोई विभिन्नता नहीं है। अलैंगिक जनन हो रहा है तो इसके लिए उसमें किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार का पौधा है उसी प्रकार का उसमें भी फूल आएगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 61, मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसके द्वारा? आनुवंशिक संरचना के द्वारा। और किस पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यह पौधों को बदलती पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी माना जाता है? तो गोनोरिया हो जाएगा। ये इसको रोकने में कौन मदद करता है? तो कॉन्डम। नेक्स्ट, यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? नर होगा, बेटा होगा, पुरुष होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलन के संबंध में सही है? तो संतुलन वह स्थिति है जहाँ किसी भी परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जैविक प्रक्रमों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थ के लिए किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? तो जैव निम्नीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? तो उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है मानव का। अभी जैसे हर क्षेत्र में पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव अहम भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अब घटक न हो तो मृत पौधे और जंतुओं क्या होगा? देखिए, वे बने रहें और बगैर मृदा की प्रकृति पुनर्निर्मित में बाधा आ जाएगी, यानी कि फिर से मिट्टी निर्माण में क्या हो जाएगा? बाधा आ जाएगा, नहीं होगा। एक किसान आलू के पौधे उगाना चाहता है, उसमें मिट्टी कलियां यानी आंख वाला आलू लगाया था, वह एक नया आलू का पौधा पाने में सफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि देखिए कायिक प्रवर्धन, वही आंख जो होता है, द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 73, देखिए यांत्रिक रोध गर्भ निरोधक विधि निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है? तो एड्स के द्वारा, एड्स के रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं इसके कारण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में साथियों, निम्नलिखित में से किसी जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो सब्जियों के छिलके। एड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, एड्स मच्छर के काटने से फैलता या होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अजैव निम्नीकरण की नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है? तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, अजैव निम्नीकरणीय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 79 यानी कि 79, नीता गर्भवती है लेकिन उसके जंक फूड खाना पसंद है, उसके डॉक्टर ने उसे सलाद और फल खाने की सलाह दी, इस सलाह का क्या कारण है? देखिए, माँ के रुधिर में उपयुक्त पोषक तत्व तो बढ़ते शिशु को पोषण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक कैफे में गया और एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया, वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के गिलास में प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाया, पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं और मृदा में लंबे समय तक वो क्या करता है? बना रहता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में साथियों, ओजोन परत का क्षरण मनुष्य के लिए चिंता का विषय क्यों है?
यह हमें हानिकारी विकिरणों से क्या करता है, बचाता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जन्य संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है? तो HIV एड्स जो है ये यौन संक्रमण माध्यम से फैलता है। अब साथियों देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम लोगों ने ये तीनों पोर्शन पूरा कर लिया। अब है साथियों हिस्ट्री। हिस्ट्री से जो कुछ क्वेश्चन आया उसको देख लेते हैं। हिस्ट्री में देखिए पहला क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली सल्तनत में एक इक्का या एकता धारक जो अपने एकता के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करता था, जो डैश नाम दिया गया था, क्या क्या था, मुक्ति। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट राजा ने हराया था? तो ध्रुव धारा वर्षा के द्वारा उसको हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। खलीफा की लौकिक शक्तियां की रक्षा के लिए बॉम्बे में डैश एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो मार्च 1919 ईस्वी में किया गया था। आपका है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का तब शासक था जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में राज पर आक्रमण किया था? तो बहादुर शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आठवीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेत यानी निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? तो राष्ट्रकूट की थी। निम्नलिखित में से किस वंश ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो चोल ने नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ जल निकायों, मंदिरों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक संसाधन तक पहुंचने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 1927 ईस्वी में शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था? क्या था? महार सत्याग्रह था। निम्नलिखित में से किस महिला ने 1917 में महिला भारतीय संघ की शुरुआत की? तो एनी बेसेंट ने शुरुआत की। 1921 का मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 11, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष। चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित? तो वैष्णव थे। महात्मा गांधी ने अपने डैश भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। 78 जो उसके भरोसेमंद थे या विश्वसनीय थे, उनके साथ उन्होंने नमक सत्याग्रह या आंदोलन का सकता उसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो बॉम्बे में हुआ। नील विद्रोह 1859-60 के दौरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे नेक्स्ट साथियों जियोग्राफी, निम्नलिखित में से कौन सा जलमग्न तापी नदी पर स्थित है? तो आपका नेशनल वे जो है 100 है। इंडियन रिमोट में सैटेलाइट सिस्टम की स्थापना कब हुई? 1988 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है जो नरम असंगठित निक्षेपों से बना है? कौन हो जाएगा? ये मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 जियोग्राफी का है, बंगाल की खाड़ी से भारत में आए चक्रवात का दाना नाम किस देश ने दिया था? तो सऊदी अरब ने दिया। भारत में जुलाई माह में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र सामान्यतः किस अक्षांश पर स्थित होता है? तो लगभग 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन? ये आपका हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि एक कथन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है? कौन हो जाएगा? ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 8, भारत की निम्नलिखित पर्वतमालाओं का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम क्या है? तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। तो पहला हो जाएगा अरावली,
दूसरा हो जाएगा आपका विंध्य पर्वतमाला, उसके बाद आपका हो जाएगा साथियों सतपुड़ा पर्वतमाला, उसके बाद हो जाएगा अजंता पर्वतमाला। इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हंगुल। हंगुल जिसे कश्मीर स्टैग के नाम से भी जाना जाता है, डैश में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, दक्षिण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अकाल्पिक है? तो कौन है? लूनी नदी है, ये आपका जो है अल्पकालिक नदी है। कौन है? तो वो लूनी नदी है, अल्पकालिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 11, थार मरुस्थल की जलवायु सर्वोत्तम तरीके से किस रूप में जानी जाती है? तो शुष्क जानी जाती है। निम्नलिखित जैव मंडलीय भंडार गृहों का उनके संबंधित राज्यों से मिलान कीजिए। जैसे देखिए साथियों, हो जाएगा आपका एक का ए हो जाएगा, लेकिन नौकरेक का मेघालय हो जाएगा, 2 का बी पन्ना का मध्य प्रदेश हो जाएगा, और 3 का सी मानस का असम हो जाएगा, यानी कि इसका सीरियली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ निम्नलिखित नदियों का उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित करना, जोड़ना। 1 का सी हो जाएगा सब ब्रह्मपुत्र का दिहांग हो जाएगा, 2 का बी सिंधु का हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, और 3 का यमुना का बेतवा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ गया साथियों पॉलिटी। पॉलिटी में आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद से संबंधित? अनुच्छेद 350 भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनिमय निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता था? अनुच्छेद 240 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा की सीट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से भरी जाएगी? तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 239 के ए में दिखाया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में उल्लेख किया कि प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार है? देखिए, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा या अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को सम्मिलित करता है? इसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोग के रूप में जाना जाता है, जो भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। यह हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत या 1956 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद निम्नलिखित से कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अधिनियम किया गया था कि और डैश को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए नए नियमों पर आधारित लागू किया गया था। 11 मार्च 2024 को लागू किया गया था। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा बताया गया, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 339 ए के उपबंध 2 के अनुसार पुदुचेरी के ये संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किसी अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया माना जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में दोहरे दंड, आत्म दोषारोपण और पूर्वव्यापी कानून से सुरक्षा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया?
है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से डैश को या उससे भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति नागरिकता के पात्र होंगे। कब होंगे, 31 दिसंबर 2014 से। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए बी में कहा गया है कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे डैश को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजो कर रखें और उनका पालन करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन कराने से संबंधित है, अनुच्छेद 326। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के महान न्यायवादी थे, तो एम.एस. सीतलवाड़, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम महान न्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 84 से संबंधित संसद की सदस्यता की अर्हता, इस संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट का है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है जो केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण करता है, अनुच्छेद 280 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार की नीति घोषित की जाती है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। लोकसभा में सदन का नेता निम्नलिखित में से कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में सदन का नेता। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव आयोग और पदच्युत प्रावधान से संबंधित, अनुच्छेद 63 और 63 से 71। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो केशवानंद भारती मामला में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता था, अनुच्छेद केवल 12 से 35 तक। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो 14 वर्ष से कम। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों 28, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्य या काम नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है, तो उच्च शिक्षित होना। नेक्स्ट पोर्शन है साथियों आपका इकोनॉमिक्स। देखिए हम लोगों को फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया, बायोलॉजी किया, हिस्ट्री किया, पॉलिटी किया, अब है साथियों आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में किसी व्यक्ति फर्म के उत्पाद के निम्नलिखित में किस प्रकार की मांग मौजूद होती है, अपेक्षाकृत लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 6 खाते बजट के आर्थिक वर्गीकरण के रूप में भूमिका निभाते हैं, तो खाता 1 से 6 वस्तुएं, राजस्व और पूंजी लेन देन में। तो साथियों जितने भी साथी अभी तक आप लोग हम मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस तरह का कंटेंट पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। और अगर यदि नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर यदि पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर करें, क्योंकि आप ही का सपोर्ट और समर्थन के लिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आए। तो चलिए साथ ही आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ा पैसेंस बना के रखना है, बस इकोनॉमिक्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 3, निम्नलिखित में से किस बिंदु प्रत्येक कंपनी श्रमिकों को नियोजित करता है। देखिए प्रत्येक कंपनी उस श्रमिकों को नियोजित करता है जहां श्रमिकों का सीमांत राजस्व उत्पाद मंजूरी दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा को नियंत्रित करने में नैतिक प्रत्यायन की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? तो यह हो जाएगा, यह आरबीआई द्वारा बैंक के ऋण के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अनुनय और दबाव का मिश्रण है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 5। अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कौन सा दर्जा प्रदान किया गया था? नवरत्न। केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों की आरक्षित आवश्यकता अनुपात को बढ़ाने का प्राथमिक कारण कौन सा है? तो ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करना। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है, जिससे आपका एक का सी हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा। उसी तरह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों सही है। आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, बढ़िया से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से किस मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण में किसी उत्पाद का मूल्य उसकी सीमांत लागत के बराबर होता है? तो सीमांत लागत मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एकाधिकार जिसको नेचुरल मोनोपोली कहते हैं का एक उदाहरण है? तो रेलवे हो जाएगा। परिवहन नियोजन का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। अब नेक्स्ट आपका गया आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन आया है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में है। तमिलनाडु में प्रसिद्ध मंदिर परिसर का क्या नाम है जो अपने द्रविड़ वास्तुकला और 1000 स्तंभों वाले हॉल के लिए विख्यात है? ये क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नृत्य महोत्सव के अलावा मालमपुरम का मुख्य आकर्षण क्या है? तो मंदिरों का स्थापत्य सौंदर्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यह हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान। नेक्स्ट है, मीनाक्षी अमन मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो ये द्रविड़ियन के लिए हो जाएगा। और कहाँ होता है? तो ये तमिलनाडु में है। भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक कालीकट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कालीकट पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 7। शेर शाह का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि अद्भुत चित्रकला और मूर्ति कलाओं का परिसर है? तो अजंता की गुफाएं। सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो बौद्ध धर्म है। अब है बौद्ध बुक्स एंड ऑथर यानी कि जो किताब से क्वेश्चन आया था वो पोर्शन भी हम लोग आज कवर कर ही लेते हैं। तो आप लोग बस पैसेंस रखना और पूरा वीडियो देख करके जाना, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लगभग इस पोर्शन से साथियों अगर यदि आपका 50 जीके पूछता है तो 20 जीके यहाँ से आपका पूरा होगा। देखिए, पहला है अरुणिमा होस्केटे द्वारा लिखित हेयरलूम ट्रेजेस द कल्चर ट्रेपिसेस ऑफ इंडिया, ए कंपोजिशनल ऑफ सिलेक्टेड आर्टिकल फ्रॉम इंडिया वैकेंस वॉल्यूम, ये कब इसको प्रकाशित किया गया था? तो 2020 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दूसरा है इंडियन कल्चर, ये कंपेंडियम फॉर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज, किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये 2021 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसको जरूर रट के जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑन मुगल आर्ट एंड कल्चर, किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये भी 2021 में प्रकाशित हुआ है आपका। नेक्स्ट है 2018 में प्रकाशित आपका, देखिए है पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स इन अमिताभ घोष द शैडो लाइन, इसका लेखक कौन है? तो ये निवेदा निवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में प्रकाशित फिक्शन एज हिस्ट्री द नेवल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया,
इनका लेखक कौन है? तो ये वसुधा डालमिया है। कालजयी भारतीय उपन्यास चंद्रकांता मूलतः किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में लिखा गया है। 2011 में प्रकाशित द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 13, 2013 में प्रकाशित सेगर ऑटोबायोग्राफी बी इज द पेंटिंग के लेखक कौन है? तो ये आपका डी राजा सेगर हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिडनाइट सलमान रुश्दी है, भारत। अब देखिए स्टैटिक पोर्शन में आ गए, स्टैटिक पोर्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। स्टैटिक पोर्शन में है साथियों, भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोपी चंद्र धोटाकुरा। वर्ष 2019-20 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है? प्लास्टिक सामग्री का पुनः उपयोग का ही इसका सबसे अच्छा निदान है। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है? तो यह हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएगा, ये भारत का क्षेत्रीय लिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक स्वास्थ्य देखभाल कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब देखिए है करंट अफेयर्स। चलिए करंट अफेयर्स वाला भी पोर्शन हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए वायु प्रदूषण के विरुद्ध भारत में 2024 में स्वच्छ वायु दिवस कहाँ मनाया गया? ये आपका जयपुर में मनाया गया। अब कब मनाया गया? तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत ने 17 अगस्त 2024 से कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 4,600 से घटाकर डैश में प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है, तो 2,100 कर दिया गया है। जून 2024 में किस IIT के विद्यार्थी प्रोफेसर ने एक नव अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन विकसित किया है? तो ये हो जाएगा IIT धारवाड़ ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4, वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-25 के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। 20,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के 61वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? तो हरियाणा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेस किड्स इंडिया ने 108 देशों की 14 से 18 वर्ष की डैश लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शिक्षित करने के लिए शक्ति सेट मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2026 में इसरो के चंद्रयान मिशन 4 के अंतर्गत एक उपग्रह प्रशिक्षण कराना है। ये क्या हो जाएगा? 12,000। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चियांग माई सिटी किस देश में स्थित है? चियांग माई सिटी ये थाईलैंड में स्थित है। ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर अभी माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ये आपका हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 कथन साथियों आपका ये सही हो जाएगा। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके अच्छा से पढ़ना है और याद करना है। जब तक आप लोग याद नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं कीजिएगा, तो आपको एकदम रट के जाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप साथियों, कपड़ा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत का कपड़ा उद्योग मूल्य के संदर्भ में उद्योग उत्पादन निम्नलिखित प्रतिशत का योगदान देता है? कितना देता है? तो 7% देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में भारतीय वायुसेना ने डैश अपने आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आगरा में किया। इलेक्ट्रिक वाहन को अल्पकालिक सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू की? तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया।
नेक्स्ट आपका है साथियों क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और डैश ने 11 सितंबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता का उद्देश्य एक अभिनव डेटा प्लेटफॉर्म के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को क्रांति लाना है। IIT कानपुर। 30 सितंबर 2024 के अनुसार भारत सरकार द्वारा देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं 30 सितंबर 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता? तो ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2024 में बायोपॉलिमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 15 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में किस उपग्रह को लॉन्च कर अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो EOS उपग्रह को लॉन्च करके अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? 15 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट है साथियों का क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस शहर ने अपने अभिनव जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में से सम्मान प्राप्त किया? तो सूरत गुजरात हो जाएगा। जुलाई 2024 में भारत में MotoGP के लिए किस भारतीय क्रिकेटर के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन। कपिल परमार ने पैरालंपिक गेम्स 2024 में किस खेल में भारत को पहला पदक दिलाकर इतिहास रचा? तो जूडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आसियान विदेशी मंत्रियों की 97वीं बैठक कहाँ हुआ? तो ये आपका वियतनाम में लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया गया। तो किसने किया? आश्वी वैष्णव ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अगस्त 2024 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो सिद्धार्थ अग्रवाल ने ये सबसे उम्रदराज जो है बना इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने अगस्त 2024 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। संभावित संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि प्रचालन की निगरानी के लिए नाटो 2025 में रूसी सीमा के पास डैश में से एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा? तो फिनलैंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भारतीय बंदरगाह सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जवाहरलाल बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वाड लीडर समिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन ये ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन 2024 में वॉल्यूम यानी कि गटम अमेरिका में किया गया। भारत 2025 क्वाड लीडर्स समिति का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से विकसित सॉफ्टवेयर का नाम संक्षिप्त नाम क्या है? जो एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स उपकरण है जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों को लिए वायुगति का डिजाइन और विश्लेषण सुगम बनाना है। ये हो जाएगा परावाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जुलाई 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। जुलाई 2024 विश्व व्यापार संगठन के 13वें त्रिमंत्रीय स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। नेक्स्ट है 2024 में बे ऑफ बंगाल की इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के प्रथम बिजनेस समिति की मेजबान निम्नलिखित में से किस देश ने की? तो नई दिल्ली की, यानी भारत ने की, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 30। 2024 हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कितने सीट जीती? तो 29 सीट जीता है जम्मू कश्मीर में। अगस्त 2024 में जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? PR श्रीजेश को पुरुष हॉकी टीम का जो है नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 32। 2024 संघाई सहयोग संगठन SCO की 23वीं बैठक कहाँ किया गया? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में किया गया SCO का 23वीं बैठक। 2024 में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन स्थल कहाँ था? तो क्यूबा ब्राजील में हुआ, क्यूबा ब्राजील में। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? नई दिल्ली, भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 35। SDG भारत सूचकांक 2023-24 का चौथा संस्करण निम्नलिखित में से किसने जारी किया था? भारतीय परिवर्तन संस्था के द्वारा। किस टीम ने 2024-25 के लिए ईरान का कप खिताब जीता? तो ये मुंबई ने जीता। संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की SCO की सुरक्षा परिषद के लिए सचिव की 19वीं वार्षिक बैठक का स्थान कहाँ? यह हो जाएगा अस्ताना, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 38। जून 2024 निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय पंचायती राज नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन सिंह को जापान के जासा JX के सहयोग के चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण का नाम क्या है, जिसे अक्टूबर 2024 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया? तो ये हो जाएगा लुपैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली से 4-5 क्वेश्चन रहा है साथियों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने इसरो के किस मिशन के लिए इसरो को विश्व आंतरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? चंद्रयान 3 के लिए। निम्नलिखित में से किसने पेरिस पैरालंपिक 2024 भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो अवनी लेखना ने जीता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43। PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है? तो ये आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो नवदीप सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का 17वां संस्करण जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17वां संस्करण जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 46 और ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह हो जाएगा सोनिया गांधी 18वीं लोकसभा से विपक्ष की नेता बनी। तो साथियों ये आज हम लोगों का टॉपिक रहा, जो RRB JEE के द्वारा जितने भी सारे साइंस, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसके बाद देखिए हम लोग पढ़े इसका हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटी पढ़े, स्टैटिक पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, आर्ट एंड कल्चर पढ़े, करंट अफेयर्स लास्ट में पढ़े। कुल जो है आप लोग साथियों 9 सेक्टर को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया।
तो साथियों इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर अच्छा तरह से जांच कर लीजिए और पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।